हेलो एवरीवन। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अनदर लेक्चर में। यहाँ पर हम लोग ग्राफ थ्योरी स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले ग्राफ के बारे में देखेंगे, ग्राफ क्या चीज़ होता है, ठीक है। और अभी हम लोग ग्राफ का डेफिनेशन क्या यूज करने वाले हैं। जब हम लोग 10th 11 12th इस क्लासेस में थे, तो उस समय हम लोग जब भी ग्राफ के बारे में बात किया जाता तो फंक्शन को रिलेट करते थे। होता क्या था कि y इक्वल टू एफ एक्स नाम का कोई फंक्शन दिया जाता था। उसमें आपको x एज ए इनपुट यूज करते थे, y एज ए आउटपुट हमको मिलता था। फिर इन सभी पॉइंट्स को प्लॉट करके हम लोग एक ग्राफ कुछ इस तरह का ड्रॉ करते थे। लेकिन जब ग्राफ थ्योरी में बात करते हैं तो ग्राफ थ्योरी में इस तरह के कर्वी नेचर का ज्यादा यूज नहीं होता है। हम सिंपल वहां पर वर्टेक्स और एज, यही दोनों का यूज करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं ग्राफ थ्योरी का डेफिनेशन। ग्राफ थ्योरी बेसिकली, इसमें जब ग्राफ की बात करते हैं तो ग्राफ जो है वो कंसिस्ट करता है वर्टिसेस एंड एजेस। ठीक है, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टेक्स एंड एज। इसमें एज होंगे, वर्टेक्स होंगे। वर्टेक्स कहने का मतलब क्या हो रहा है, पॉइंट्स, इस तरह ये सारे हमारे पॉइंट हो जाएंगे। एज कहने का मतलब क्या होगा, सिंपल सा लाइन, दो वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाला एक लाइन, इस तरह से, ठीक है। तो जब भी ग्राफ की बात करें तो ग्राफ बेसिकली समझना है कि वो वर्टिसेस एंड एजेस का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इसको डिनोट हम कैसे करते हैं, दिस जी इज इक्वल टू जी ब्रैकेट के अंदर v कॉमा ई, और नॉर्मली आप सीधे सीधे ऐसे भी लिख सकते हो, जी इज इक्वल टू v कॉमा ई के फॉर्म में, ठीक है। वी क्या होता है, वी इज द वर्टेक्स सेट, या सभी जितने भी एक ग्राफ के अंदर जितने भी वर्टिसेस रहेंगे सभी का कलेक्शन कर दें तो वो जो कलेक्शन रहेगा वो हमारा वी कहलाता है, ठीक है। इसको वर्टेक्स सेट कहेंगे। एंड ई क्या होगा, एज सेट हो जाता है, ठीक है। वर्टेक्स को इन जनरल हम लोग पॉइंट या नोड भी कहते हैं। एज जो होता है उसे लाइन या फिर आर्क के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि एक छोटा सा एग्जाम्पल देख रहे हैं, इसमें हम लोग कैसे वर्टेक्स सेट और एज सेट लिखते हैं। जैसे यहाँ पर एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इसी बेसिकली एक ग्राफ ही है, ठीक है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये पॉइंट ए, पॉइंट सी एंड पॉइंट बी, ये तीनों हमारे वर्टेक्स हो जाएंगे। अगर हम इस ग्राफ के लिए वी सेट अगर बनाना चाहें तो हमारे पास सिर्फ ए, बी एंड सी आ जाएगा, ठीक है। अगला, अगर एज सेट बनाना चाह रहे हैं तो एज में क्या क्या आएंगे, ए बी, ए सी, बी सी, ठीक है। यहां पर ध्यान रखना है कि हमने डायरेक्शन नहीं दिया है, ए टू बी जाना है या बी टू ए लेना है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। आप ए बी की जगह पर बी ए अगर यूज कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ए सी की जगह पर सी ए भी यूज करेंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, एंड बी सी की जगह पर सी बी यूज करें तब भी दिक्कत, ठीक है। जब लेकिन डायरेक्शन अगर वहां पर पहले से डिफाइन कर दिया जाता है कि इनिशियल पॉइंट आपका ये होगा, टर्मिनल वो होगा, तो उस केस में हम लोग वो अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ही एज सेट को लिखते हैं, ठीक है। अब जैसे ये सिंपल सा एक लाइन दिया हुआ है, इस सिंपल से एक लाइन में ये एक पॉइंट हो गया और ये एक पॉइंट हो गया, ये दोनों उसके वर्टेक्स हो जाएंगे। मान लेते हैं इस वर्टेक्स को हम नाम ले लेते हैं एम, और इसको सपोज दैट एन कर दिए, तो इस केस में हमारे पास वी का कलेक्शन क्या क्या आएगा, एम कॉमा एन। एंड जो एच सेट बनेगा इसमें सिंगल सिंगल एम, एम एन नाम का एज आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास एक ग्राफ दिया हुआ है। इस ग्राफ में कितने वर्टेक्स होंगे और कितने एजेस होंगे पहले वो भी चेक करते हैं, और उनको कलेक्शन हम कैसे लिखेंगे। लेकिन उनसे पहले एक छोटा सा चीज जान लो कि अगर सिंपल सा एक पॉइंट अगर दिया जाता है, सपोज दैट वी हैव ए पॉइंट, ये पॉइंट, अगर ये पॉइंट भी अपने आप में एक ग्राफ है, यहाँ पर अगर हम इस पॉइंट को पी नाम दे देते हैं तो इसका वर्टेक्स सेट में सिर्फ और सिर्फ पी आ जाएगा। और जो एज है, चूंकि यहाँ पर कोई लाइन हम जनरेट नहीं कर रहे हैं, ये कंप्लीटली एक एम्प्टी सेट हो जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट के केस में ध्यान रखना है कि पॉइंट भी अपने आप में एक ग्राफ है, जहां पर एज बिल्कुल भी नहीं है और हमारे पास वर्टेक्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट दिया हुआ है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारे पास ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ में हमारे पास वर्टेक्स सेट क्या क्या हो रहा है और एज में क्या क्या मिलेगा, ठीक है। तो वर्टेक्स अगर बना रहे हैं तो क्या क्या आएगा, जेड,
कॉमा एक्स, कॉमा वाई, कॉमा डब्लू, फिर उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है यू एंड वी। सिमिलरली अगर एच सेट इसका बनाना चाहें तो एच सेट में क्या क्या आएगा? जेड एक्स, एक्स वाई, एक्स डब्लू, डब्ल्यू यू एंड यू वी। टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स अगर चेक करते हैं तो 6 वर्टेक्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। एंड एज अगर बनाना चाहें तो एज हमारे पास कितने आएंगे? 5 एजेस आएंगे, 1 2 3 4 ये 5। ठीक है। तो जब भी किसी ग्राफ के केस में अगर वर्टेक्स और एज सेट लिखने के लिए कहा जा रहा है तो हम लोगों को इसी फॉर्म में लिखना है। बस ध्यान रखेंगे कि डायरेक्शन दिया हुआ है या फिर डायरेक्शन नहीं है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट अब इसमें हम लोग देखने वाले हैं एडजेसेंट वर्टिसेस। इन दो वर्टिसेस को एडजेसेंट हम कह सकते हैं। इसमें सिंपल सा लॉजिक है कि अगर दो वर्टेक्स ऐसे आ रहे हैं, जो अगर सपोज दैट दो वर्टेक्स आपको कुछ ऐसे मिल रहे हैं जो कि एक लाइन के थ्रू ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, एक लाइन के थ्रू ज्वाइन किए हुए हैं उस ग्राफ में, तो उन दोनों ही वर्टेक्स को हम बोलेंगे कि वो एडजेसेंट है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि जेड एक पॉइंट है और एक्स एक पॉइंट है। ये दोनों पॉइंट जो है इस लाइन के हेल्प से ज्वाइन किए गए हैं, तो हम बोलेंगे कि जेड एंड एक्स आर एडजेसेंट। सिमिलरली यहाँ पर हम लोग एक्स एंड वाई को भी एडजेसेंट कहेंगे। यहाँ पर डायग्राम के हेल्प से ही समझ लेते हैं। जेड एंड एक्स, एक्स एंड वाई, ये दोनों एडजेसेंट है। फिर आप देख सकते हो कि एक्स और डब्लू, ये दोनों पॉइंट्स जो है एक लाइन की हेल्प से ज्वाइन किए हुए हैं, इसीलिए एक्स एंड डब्लू भी एडजेसेंट हो जाएंगे। डब्लू एंड यू भी एडजेसेंट हो जाएगा। यू एंड वी भी एडजेसेंट वर्टिसेस हो जाएंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ से देख रहे हैं कि जेड और वाई जो है वो किसी लाइन के हेल्प से ज्वाइन नहीं किए गए हैं, इसीलिए जेड और वाई वहां पर एडजेसेंट नहीं होंगे। एंड सिमिलरली डब्ल्यू और वी भी जो है वो भी एडजेसेंट वर्टिसेस नहीं होंगे, बिकॉज ऑफ यहाँ पर कोई लाइन नहीं है। अगर अपने से हम यहाँ पर एक लाइन जनरेट कर देते हैं तो उस केस में ये दोनों एडजेसेंट हो जाएंगे, बट यहाँ पर ग्राफ में हमारे पास ऐसा नहीं है। ठीक है। तो जैसा ग्राफ रहेगा उसी के अकॉर्डिंग एडजेसेंट वर्टिसेस के बारे में हम लोगों को बताना होता है। नेक्स्ट होता है एडजेसेंट एज। ये क्या चीज होगा? एडजेसेंट एज में सिंपल सा लॉजिक होगा कि अगर कोई भी दो एज का कॉमन इंसिडेंट पॉइंट हो रहा है, मतलब एक एज ऐसे गया है और इसे सपोज दैट इसी ये हमारा एक एज इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, अगेन दूसरा एज इसी पॉइंट से स्टार्ट हो गया, तो इस केस में कहेंगे कि दोनों के दोनों एज एडजेसेंट हो जाएंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन कौन से एज एडजेसेंट हो सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि जेड एक्स लाइन, एक्स वाई लाइन और एक्स डब्ल्यू लाइन, ये तीनों लाइन एक ही पॉइंट से निकले हुए हैं। ठीक है, एक्स से ही इनिशिएट हो रहे हैं। तो फिर हम यहाँ से कह सकते हैं कि जेड एक्स, एक्स वाई एंड एक्स डब्ल्यू, ये एडजेसेंट हो जाए, हो एडजेसेंट लाइंस, एडजेसेंट एजेस हैं। ठीक है। फिर उसी तरह से आप यहाँ पर और देखो, डब्लू पॉइंट से ऊपर चेक कर रहे हैं तो डब्लू के साथ कौन कौन सा लाइन जुड़ रहा है? एक तो एक्स वाई एक्स डब्लू लाइन है और दूसरा डब्लू यू लाइन, एक्स डब्लू एंड डब्लू यू लाइन। फिर यू से अगर चेक कर रहे हैं तो यू से हम लोग को मिल रहा है यू डब्लू एंड यू भी। ठीक है। तो ये दोनों लाइंस आपस में एडजेसेंट हो जाएंगे, ये दोनों लाइन आपस में एडजेसेंट होंगे और ये तीनों लाइन आपस में एडजेसेंट हैं। ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर ये नहीं कर पाएंगे कि हमारा जो जेड एक्स लाइन है और ये एक्स यू डब्ल्यू लाइन है, ये दोनों एडजेसेंट होंगे, ये दोनों नहीं होंगे, बिकॉज ऑफ इनका इंसिडेंट पॉइंट जो है वो बिल्कुल अलग अलग हो रहा है। एक में हम देख रहे हैं एक्स आ रहा है और दूसरे वाले में डब्ल्यू है, या फिर सर यूँ समझो कि एक में जेड दिख रहा है और एक वाले में यू दिख रहा है। क्योंकि डायरेक्शन यहाँ पर डिफाइड नहीं किया गया है, इसीलिए हम किसी को भी इंसिडेंट पॉइंट मान सकते हैं। डायरेक्शन अगर दिया हुआ रहता तो उस केस में वहां पर इजी हो जाता कि डायरेक्शन एक पॉइंट हमारा इंसिडेंट पॉइंट बनेगा। नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ से देखने वाले हैं पैरेलल एज एंड लूप या सेल्फ लूप किसको कहा जाता है। पैरेलल एज कहने का मतलब होता है कि ऐसे एज जिनका
इंड वर्टिसेस जो होगा वो सेम रहेगा। मतलब अगर एक लाइन मेरा इस तरह से गया हुआ है जिसका इंड वर्टिसेस हमारा ये आ रहा है, दूसरा लाइन भी बिल्कुल इसी तरह से अगर ऐसे जा रहा है कुछ इस फॉर्म में, ठीक है, तो ये हम कहेंगे ये दोनों लाइंस जो है आपस में पैरेलल है। इन जनरल पैरेलल कहने का मतलब होता है कि लाइन कुछ ऐसे आएंगे आपस में ज्वाइन कभी नहीं करते, नॉर्मली तो यही समझ में आता है। लेकिन ग्राफ थ्योरी के केस में पैरेलल एज की बात जब हम करते हैं, अब उस केस में होता क्या है कि अगर कोई भी दो पॉइंट इस तरह से दिए गए हैं और दोनों पॉइंट से होकर एक लाइन ऐसे गया हुआ है, अनदर लाइन इसी तरह से इसमें रन करेगा, ठीक है, तो इन केस में इन दोनों लाइंस को पैरेलल कहेंगे। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑल द एजेस हैविंग सेम पेयर ऑफ द एंड वर्टिसेस आर कॉल्ड द पैरेलल एज, ठीक है। एंड सेल्फ लूप कहने का मतलब क्या होगा, एक ऐसा है जिसका सिंगल एक ही वर्टेक्स हो, कहने का मतलब उसका इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट दोनों के दोनों सेम हो जाए, तो उस केस में हम उसको कहेंगे लूप। लूप का शेप कुछ इसी तरह का रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर तीन ग्राफ दिया हुआ है, तीनों ग्राफ में हम बता रहे हैं कि किसमें पैरेलल लाइन है और पैरेलल एज है और सेल्फ लूप कहाँ पर है। तो यहाँ देखो फर्स्ट ग्राफ में अगर चेक करें, फर्स्ट ग्राफ में हम देख सकते हैं कि ये दोनों जो एज हैं दोनों के दोनों पैरेलल हो रहे हैं क्योंकि दोनों का टर्मिनल पॉइंट्स जो है वो सेम आ रहा है। सिमिलरली अगेन यहाँ पर E8 और E5 ये दोनों के दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। यहाँ पर ये जो नेक्स्ट E2 आ रहा है ये हमारा सेल्फ लूप है क्योंकि इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक वर्टेक्स आ रहा है और वो P2 है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर अनदर एक दूसरा ग्राफ दिया हुआ है। सेकंड ग्राफ में हम देख रहे हैं E2 और E3 जो है ये दोनों के दोनों पैरेलल एज हो जाएंगे और यहाँ पर ये जो E6 आ रहा है ये हमारा सेल्फ लूप बनेगा, ठीक है, या लूप कर सकते हो। फिर सिमिलरली अगर इसमें चेक कर रहे हैं इस थर्ड वाले ग्राफ में, तो यहाँ पर E1 एंड E2 ये दोनों के दोनों पैरेलल एज होंगे क्योंकि दोनों का टर्मिनल जो एंड वर्टेक्स आ रहा है वो V1 एंड V2 ही कॉमन है, ठीक है। इस तरह से हम लोगों को लूप और पैरेलल एज को पहचानना होता है। नेक्स्ट अब हम यहाँ से देखेंगे PQ ग्राफ। PQ ग्राफ करने का मतलब क्या होगा, किसी भी ग्राफ में कुछ वर्टेक्स और एज तो होंगे ही, बस उनके वर्टेक्स कितने हैं और एजेस कितने हैं बस उसको काउंट कर लेना है। एक ग्राफ विथ P नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड Q नंबर ऑफ एजेस इज कॉल्ड द PQ ग्राफ, ठीक है। अब जैसे इस ग्राफ में हम देख रहे हैं तो इस ग्राफ में हमारे पास टोटल कितने वर्टेक्स आ रहे थे, वर्टेक्स का नंबर 6 था और एज का नंबर यहाँ पर 5 था। तो जो ग्राफ बन गया ये ग्राफ हमारा 6,5 ग्राफ है, ठीक है। तो ग्राफ दिया हुआ है तो वहां से तो ऐसे हम बता सकते हैं, लेकिन अगर सिंपली ये दिया गया कि 6,5 नाम का एक ग्राफ हम दे रहे हैं, उस ग्राफ का शेप क्या हो, तो रैंडम चॉइस है, वहां पर ग्राफ का कुछ भी शेप हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इसी में देखेंगे जैसे कि पॉइंट की बात जब हम कर रहे थे तो पॉइंट में आप देखे होंगे कि सिर्फ हमारे पास एक ही वर्टेक्स हो रहा था, यानी कि पी जो है हमारे पास 1 है और क्यू वहाँ 0 हो रहा था, इसीलिए ग्राफ को कोई भी पॉइंट को हम 1 0 ग्राफ के 1 0 भी कहते हैं और ये हमारा ट्रिवियल ग्राफ होता है। नल ग्राफ क्या होगा, नल ग्राफ में किसी भी तरह का कोई भी एज इसमें नहीं होता है। आप नल ग्राफ का शेप कुछ इस तरह से बना सकते हो, सिर्फ उसमें पॉइंट ही रहेंगे, वर्टेक्स ही हमारे पास होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक नल ग्राफ है। थोड़ा सा अच्छा अगर डिजाइन बना दे तो कुछ ऐसे दिखेगा। तो नल ग्राफ में का जो जनरल स्ट्रक्चर है वो कुछ इसी तरह से रहेगा M,0। कई बार पूछा जाता है कि नल ग्राफ में नंबर ऑफ एज कितने होंगे, तो नंबर ऑफ एज ऑब्वियस है कि 0 है क्योंकि उसमें कोई एज तो होता नहीं है। सिमिलरली फाइनाइट इनफाइनाइट ग्राफ की बात करें तो फाइनाइट नंबर ऑफ एज एंड वर्टेक्स रहेंगे तो ग्राफ वो हमारा फाइनाइट बनेगा, अदरवाइज इनफाइनाइट का कहलाएगा। नेक्स्ट कुछ बेसिक ग्राफ्स हमारे पास आएंगे, जैसे कि अभी तक हम बोल रहे थे कि डायरेक्शन की बात आती है ग्राफ में। तो अगर किसी ग्राफ में एज के साथ डायरेक्शन इनबिल्ट है तो वो डायरेक्टेड ग्राफ, अदरवाइज अनडायरेक्टेड ग्राफ। इफ एन एज ऑफ द ग्राफ has no direction then graph is undirected।
मल्टीग्राफ क्या होता है? मल्टीग्राफ वो होता है जिसमें लूप्स तो नहीं रहेंगे बट पैरेलल एज उसमें रहते हैं। सूडोग्राफ के केस में पैरेलल एज एंड लूप्स दोनों ही अलाउड रहेंगे। सिंपल ग्राफ के केस में ना तो उसमें लूप रहता है ना ही पैरेलल एज होगा। यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जांपल्स भी हैं। जैसे कि पहला डायरेक्टेड ग्राफ की बात करें तो डायरेक्टेड ग्राफ में हमारे एजेस के पास अपना एक डायरेक्शन होता है। जैसे इसमें अगर चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर देखो कि ए टू बी में एक डायरेक्शन है, बी टू सी एक डायरेक्शन है, सी टू ए डायरेक्शन है। ठीक है, अगर इस केस में अगर एच जेड लिखना भी है तो इनिशियल टर्मिनल को ध्यान में रखना होगा। ए टू बी, बी टू सी, एंड उसके बाद सी ए, इस तरह से। तो ये अपने आप में एक डायरेक्टेड ग्राफ हो रहा है। इसके अलावा इसमें यहाँ पर कोई भी लूप नहीं है ना ही पैरेलल एज है, तो ये अपने आप में एक सिंपल ग्राफ भी है। ठीक है, मतलब इट्स ए डायरेक्टेड सिंपल ग्राफ। सेकेंड, अगर नीचे वाले ग्राफ को हम चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर किसी भी तरह का कोई डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो जब डायरेक्शन नहीं है तो ये अनडायरेक्टेड ग्राफ हो गया, और साथ में ये भी यहाँ पर भी कोई लूप या पैरेलल एज नहीं है, तो अनडायरेक्टेड सिंपल ग्राफ है ये। नेक्स्ट अनदर एग्जांपल्स अगर चेक करें तो इसमें हम देख रहे हैं ये डायरेक्टेड मल्टीग्राफ है, क्योंकि मल्टीग्राफ में क्या होता है, पैरेलल एज उसमें रहेगा। तो इस केस में यहाँ पर देख रहे हैं पैरेलल एज हमारे पास V2 से V3 के बीच में तीन पैरेलल एजेस आ रहे हैं। ठीक है, और उसके अलावा V1 एंड V2 के बीच में ये दोनों के दोनों पैरेलल एज हैं। ठीक है, साथ ही इनमें डायरेक्शन दिया हुआ है, इसी वजह से ये डायरेक्टेड मल्टीग्राफ है। हम अगर इसमें चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई डायरेक्शन नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज ए अनडायरेक्टेड मल्टीग्राफ। नेक्स्ट, इन ग्राफ्स में आप देख सकते हो कि लास्ट वाले दो ग्राफ्स जो हैं यहाँ पर लूप्स और पैरेलल एज दोनों ही दिया हुआ है। ठीक है, बस जूम करते हैं। इसमें यहाँ पर देख रहे हैं कि ये वाला जो ग्राफ है यहाँ पर ये दोनों के दोनों पैरेलल है, ये तीनों पैरेलल है, और यहाँ पर दो लूप्स इस तरह से बने हुए हैं, तो ये अपने आप में एक सूडो ग्राफ है। बट यहाँ ध्यान रखना है कि डायरेक्शन नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज ए अनडायरेक्टेड सूडो ग्राफ। इसमें देख रहे हैं डायरेक्शन भी दिया हुआ है, साथ में लूप भी है, और तीन पैरेलल एज भी आ रहे हैं, तो ये डायरेक्टेड सूडो ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से देख सकते हैं कि किसी भी ग्राफ को डायरेक्शन के हेल्प से अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो ग्राफ थ्योरी का जो बेसिक आइडिया है, जिसमें हम लोग लूप्स, पैरेलल एज, ये सब क्या होता है, और किस तरह से वर्टेक्स सेट लिखा जाएगा, ये सारा चीज हम लोग देख चुके हैं। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में डिग्री ऑफ द वर्टेक्स। ठीक है, थैंक यू।